हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इंटरस्टेलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले। इस मूवी में हम स्पीड ऑफ लाइट, वार्म होल और ब्लैक होल के बारे में जानेंगे। ये मूवी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें स्पेस मिशन के बारे में दिखाया गया है। तो हम इस वीडियो में सभी कंसेप्ट को क्लियर करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम है कूपर, जिसके आसपास मूवी की सारी कहानी हमें दिखाई गई है। पहले कूपर नासा में एक पायलट हुआ करता था, मगर अब वो वहाँ पर काम नहीं करता। अब वो एक किसान है जो खेती में काम करता है, और इसका मेन कारण है कि दुनिया को अब साइंटिस्ट की नहीं बल्कि खेती और किसानों की जरूरत है। और मूवी का समय काफी टाइम के बाद का है, जहाँ पर तूफान आए दिन आते रहते, जिसकी वजह से इन खेतों की फसलों का नुकसान होता रहता है। और यही रीजन है कि कूपर अब मक्के की खेती करना शुरू कर दिया है। और अब धरती पर जो 7 साल पहले गेहूं और ओकरा उगना भी बंद हो चुका था, इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ एक किसान की जिंदगी जी रहा होता है। कूपर के 2 बच्चे होते हैं। उसकी बेटी, जिसका नाम मर्फ होता है, वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार होती है। और उसका जो बेटा है, उसका नाम होता है टॉम, जो पढ़ाई में थोड़ा एवरेज होता है। वहीं पर हमें उनके घर का एक सीन दिखाया जाता है। और मर्फ कूपर को बताती है कि मेरे कमरे में जो बुक शेल्फ है, उसे पता नहीं क्यों मगर ऑटोमेटिकली बुक्स कभी इधर उधर गिर जाती है। और मर्फ को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में भूत है। उस बात पर कूपर कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। तो मर्फ कहती है कि मुझे कभी कभार लगता है कि वो भूत और कोई नहीं, आप खुद हो। लेकिन तब कूपर को समझ आता है कि ये सारी बातें फिजूल की है। वो मर्फ को कहता है कि तुम इन बातों पर ध्यान मत लगाओ, तुम भूत और साइंस को कनेक्ट कर रही हो। तब वहाँ पर मर्फ कहती है कि आपने ये तो कहा था कि साइंस का काम ही होता है उन चीजों को एक्सप्लोर करना जिससे लोग ठुकरा देते, और आज आप इन सभी बातों को फिजूल बता रहे। तब उस बात पर कूपर कहता है कि अगर तुम इन दोनों के बीच में कनेक्शन दिखाना ही है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है। तुम्हारे कमरे में जो भी हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो और उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो और उसे समझने की कोशिश करो कि आखिर जो हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरी फैमिली बैठकर एक बेसबॉल का मैच देख रही होती है, और तभी वहाँ पर जोर जोर से सायरन बजने लगता है। इसके पीछे का रीजन होता है कि वहाँ पर तूफान आने वाला है। और देखते ही देखते वहाँ के ग्राउंड पर एक बड़ा सा तूफान आ भी जाता है। इस समय धरती पर तूफान आना एक आम बात हो चुकी थी। अब तूफान के आने की वजह से मैच कैंसिल हो जाता है। अब जब कूपर अपने घर पर पहुंचता है तो उसके घर पर पूरी धूल जमी थी, और साथ ही उसे मर्फ के कमरे में धूल से कुछ लाइनें बनी दिखती है। तो वो लाइनों को देखकर सोचता है कि आखिर ये लाइन कैसे बनी। तब वहाँ पर मर्फ अपने पिता को कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि इस घर में जरूर कोई न कोई भूत है, अगर आप मेरी बात को कभी मानते नहीं थे। कूपर उन लाइन को गौर से देखने लगता है। तब वो मर्फ को कहता है कि मैं आज की रात यही बिताऊंगा, तुम जाकर अपने भाई के साथ सो जाओ। और वो सारी रात उसी लाइन को देखकर सोचते हुए बिता देता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और मर्फ अपने पिता के पास आती है। तब वो देखती है कि उसके पिता रात भर उन लाइंस को देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये बुक शेल्फ्स इधर से उधर कैसे गिर जाती है, और साथ ही जमीन पर इन लाइंस का मतलब क्या है। तब वहाँ पर कूपर बताता है कि बुक शेल्फ जो है वो हमेशा बॉक्स से इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि ग्रेविटी उन्हें खींच रही थी। और तभी उसका सबूत देने के लिए वो एक सिक्का उछालता है, और सिक्का भी धूल से भरी लाइनों के सीधा ऊपर जाकर गिरता है। इसका मतलब ये होता है कि उस कमरे में ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा होता है। और तब जाकर कूपर को ये पता चलता है कि एक मैसेज है जो बाइनरी कोड्स के थ्रू हम लोगों को भेजा गया है। बाइनरी कोड्स वो भाषा होती है जिसे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है किसी को मैसेज सेंड या रिसीव करने के लिए। हम भाषा में हम लोग एक दूसरे को मैसेज के थ्रू संपर्क करते हैं। अगर हमें किसी को कुछ बताना है तो हम लोग अल्फाबेटिकल या फिर न्यूमेरिक्स की मदद लेते हैं, मगर बाइनरी कोड्स के अंदर ये सारी भाषा 1 और 0 की मदद से की जाती है। 1 का मतलब होता है मोटी लाइन और 0 का मतलब होता है पतली लाइन। अब कूपर उस मैसेज को डिकोड करता है, और जैसे वो उसे डिकोड करता है तो उसे एक लोकेशन के बारे में पता चलता है, और इसी के साथ वो दोनों उस लोकेशन पर पहुंच भी जाते। मगर जब वो दोनों वहाँ से अंदर जाने की कोशिश करते तो वहाँ पर उस जगह की सिक्योरिटी आ जाती और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ में ले जाती। वो लोग कूपर को एक अलग कमरे में और मर्फ को एक अलग कमरे में बिठा देते। और तब वहाँ पर सिक्योरिटी आती और कूपर से पूछताछ करती कि आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला, और इस जगह का लोकेशन आखिर तुम्हारे पास कैसे आया, हमें सच बताओ। और वो उसे सच बताने के लिए कहते। इस साइंटिस्ट का नाम होता है एमिली। और तो वो कूपर को एक बड़े से हॉल में लेकर जाती जहाँ पर काफी सारे लोग बैठे होते। उन सभी लोगों में एमिली के पिता प्रोफेसर बैन भी होते, और साथ ही कूपर को वहाँ अपनी बेटी मर्फ भी मिल जाती। तब वहाँ पर सभी लोग अगेन कूपर से पूछताछ करते कि आखिर तुम्हें इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि यह एक बहुत सी खुफिया लोकेशन थी। इसके बारे में पूरी दुनिया में बहुत से कम लोगों को पता है। तभी मर्फ उस पर बोलती है कि हमें इस जगह के बारे में ग्रेविटी फोर्स से पता चला है, लेकिन वहाँ पर बेटा एक इंसान इस बात पर शंका जाता था
और उससे फिर से पूछता है कि ये सब फिजूल की बातें, हमें सच सच बताओ कि आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। और उसकी इस धमकी भरी बातों को देखकर कूपर काफी डर जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दोगे। तब वहाँ पर प्रोफेसर बेन उन्हें शांत कराते। असल में प्रोफेसर बेन और कूपर दोनों भी नासा में एक साथ काम करते थे, इसलिए कूपर और प्रोफेसर बेन साइड में आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए निकल जाते। कूपर के मुताबिक अब नासा ऑर्गेनाइजेशन बंद हो चुकी है और साथ ही जो नासा जैसी कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि स्पेस के प्रोग्राम पर काम किया करती थी, और सब भी अब बंद हो चुकी है। और इसके पीछे का रीज़न होता है उनका बजट, क्योंकि अब जो समय आ चुका था इस समय लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, और अगर ये लोग नासा जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम के अंदर अपना पैसा लगा देते तो ये बात लोगों को पसंद नहीं आती, और इसी वजह से ये सारे प्रोजेक्ट बंद करवा दिए गए। मगर आज भी ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इसने अपना काम करना बंद नहीं किया और ये ऑर्गेनाइजेशन भी नासा के अंडर ही आती। तब वहाँ पर प्रोफेसर बेन कहते अभी इन कई सालों में इस धरती पर गेहूं उगना बंद हो चुका है, और साथ ही अगर ऐसा चलता रहा तो थोड़े टाइम के बाद इस धरती पर कोई भी अनाज नहीं बचेगा, पर अगर ऐसा ही हुआ तो धरती पर ऑक्सीजन की लेवल भी कम हो जाए। तब कूपर उनसे कहता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम वापस से अपनी फसलों को उगा सके और ऑक्सीजन की लेवल फिर से इस धरती पर बढ़ा सके। तब वहाँ पर प्रोफेसर बेन कहते हैं कि नहीं कूपर, हमें इस धरती को बचाना नहीं बल्कि इस धरती को छोड़कर जाना होगा। और साथ ही वो कूपर को एक बात बताते कि अंतरिक्ष में एक इंडोरस नाम का एक स्पेसशिप मौजूद है जिसमें इतना फ्यूल भरा है कि वो गैलेक्सी में जाकर धरती जैसे सेम रहने लायक दुनिया को ढूंढ सकता है। हमारे पास अभी भी कुछ रॉकेट्स है जो हमें उस स्पेसशिप तक पहुंचा सकते हैं। बातों ही बातों में वहाँ पर बेन कूपर को ये भी बताते कि आज से 48 साल पहले एटन प्लैनेट के पास वो अचानक से ही वार्महोल खुल गया था। इसकी मदद से हम किसी भी गैलेक्सी में कम से कम समय के अंदर पहुंच सकते। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे, जिसके अंदर असंख्य तारे और अरबों खरबों ग्रह है, और इसी मिल्की वे की तरह इस पूरे ब्रह्मांड में और भी कई सारी गैलेक्सी मौजूद है। इंसान को वहां तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे, मगर इस दूरी को हम वार्म होल के थ्रू कम कर सकते। अब आखिर वार्म होल होता क्या है? वार्म होल बेसिकली एक आइंस्टाइन की थियरी थी जो हमारी और दूसरी गैलेक्सी के बीच एक शॉर्टकट तैयार करता है। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं तो हम एक पेपर लेकर उस पर 2 पॉइंट बनाएंगे, ए और बी। अगर हमें ए से बी पॉइंट तक जाना है तो हमें समय लगेगा, मगर हम उस पेपर को फोल्ड कर दोनों पॉइंट जैसे पास लाएंगे तो इससे हमारी दूरी कम हो जाएगी, और अगर उससे भी बढ़कर हम उस पेपर में छेद कर दे तो दूरी और भी कम हो जाएंगी। तो वार्म होल भी ऐसे ही काम करता है, जो दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए जो एक शॉर्टकट तैयार करता है। और साथ ही बेन कूपर को ये बताता है कि जरूर कोई न कोई भविष्य है या फिर टेक्नोलॉजी या फिर कोई एक ऐसी बात जो हम सभी को प्रेरित करिए दूसरी गैलेक्सीज को ढूंढने के लिए। अभी तक हम टोटल 13 लोगों को वार्म होल के थ्रू अलग अलग गैलेक्सीज को ढूंढने के लिए भेज चुके हैं। उन लोगों का काम यही है पूरी गैलेक्सी में ऐसे ग्रह को ढूंढना जो कि हमारी धरती की तरह हो, वहाँ पर रहने के लिए हवा पानी भी मिल जाए और साथ ही वो धरती से भी ज्यादा दूर न हो। और उन सभी के साथ में हमने एक रोबोट भी भेजा है। जब वो वहाँ पर पहुंच जाएंगे और अगर उन्हें कोई ऐसा ग्रह मिल जाएगा तो वो सिग्नल ऑन कर देंगे, जिसकी मदद से हमें यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगा। उन्हें उस ग्रह का पता चल गया है। जब अंतरिक्ष में टोटल 13 लोगों को भेजा गया था उसमें से 3 लोगों का सिग्नल उन्हें मिल चुका था। इसका मतलब ये है कि 3 ग्रह अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो ज्यादा दूर नहीं है, मगर हम लोग उन तीनों से कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना सिग्नल नहीं है। हमें बस ये पता चला है कि कोई ग्रह एग्जिस्ट करता है, मगर क्या उसकी हवा या उसका जलवायु हमारी दुनिया के मुताबिक है या नहीं, इस बात का पता करना जरूरी है। और इसीलिए हम अब एक टीम बना रहे हैं जिसके अंदर वो पूरी टीम उन तीनों ग्रह तक जाएगी और वहाँ पर जाकर ये मालूम करेगी कि आखिर उन तीनों में से कौन सा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी के जैसा ही हो, जहाँ पर इंसानी जीवन को फिर से जगाया जा सके। अब यहाँ पर प्रोफेसर बेन कूपर को एक बात बताते हैं कि उनके पास 2 आइडियाज है। आइडिया नंबर 1, अगर उन्हें ऐसा ग्रह मिल जाता है जो कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह है तो वो अपने एक बड़े से स्पेशल शटल को पूरी तरीके से धरती से उस ग्रह पर ले जाएंगे, जहाँ पर वो काफी सारे लोगों को बचाकर इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। जिस जगह वो बेसिकली खड़े वो कोई बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक स्पेस शटल ही होता है, मगर वो इतना बड़ा और भारी होता है कि वो उड़कर इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक नहीं पहुंच सकता, और इसीलिए वो ग्रेविटी की थ्योरी पर अपना काम कर रहे। उसके थ्रू अगर इस दुनिया की ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो हर चीज हवा में तैरने लगेगी, और इसी के साथ ये जो पूरा स्पेस शटल है ये भी हवा में तैरने लगेगा, और बस इसे डायरेक्शन दिखाना होगा जहाँ पर हमें इसको भेजना है। और अगर ऐसा हुआ तो इस दुनिया के काफी सारे लोग को
एक ही बार में बचाकर इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। यह था उनका प्लान नंबर 1। और अगर इनका पहला प्लान कामयाब नहीं होता तो उनके पास में दूसरा भी प्लान है। वो ये था कि वो एक एस्ट्रोनॉट के साथ 5000 एम्ब्रियोज यानी 5000 भ्रूण को भेज देंगे, जिससे कि वो इंसानी जाति को उस नई दुनिया पर फिर से बना पाएंगे। बेन वहाँ पर कूपर से कहता है कि क्यों ना तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ, हमें वैसे भी काफी पायलट्स की जरूरत थी और वैसे तुम भी एक पायलट ही हो, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो। और इन बातों को सुनकर कूपर भी उनकी बात मान जाता है, क्योंकि बेसिकली ये दुनिया को बचाने का एक पूरा प्रोग्राम हो रहा था। मगर इस बात से मर्क काफी ज्यादा नाराज होती है। वो अपने पिता से कहती है कि आखिर आप इस स्पेस प्रोग्राम में क्यों जाना चाहते हैं, या फिर जानकर जोखिम में वहाँ पर आप जाएंगे जरूर, इस बात की पुष्टि है, मगर आप वहाँ से वापस आएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तब वहाँ पर कूपर अपनी बेटी को समझाता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें तुम्हारी, मेरी और साथ ही इस पूरी दुनिया की भलाई है। और ये कहकर कूपर वहाँ से चला जाता है। मर्क अपने कमरे में ही बैठी रहती और वो उन लाइनों को फिर से देखने लगती। और सुबह कूपर उसे मिलने आता है, उसे बाय कहने के लिए। वो बोलता है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तब वहाँ पर मर्क कहती कि मैंने उस मैसेज को डिकोड कर लिया है। उस मैसेज का मतलब है स्टे, यानी कि रुक जाओ, कहीं पर भी मत जाओ। मगर तब कूपर मर्क की बात नहीं मानता और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जाने से पहले उसके पास में 2 घड़ियाँ होती, उसमें से एक घड़ी वो मर्क को दे देता है। एक टाइम जो स्पेस के थ्रू बनाया गया है और एक टाइम जो इस धरती के अकॉर्डिंग है। स्पेस में हमेशा टाइम इस धरती के मुकाबले ज्यादा धीरे चलता है। तो अगर ऐसा हुआ कि मैं जब इस धरती पर आऊँ तो हो सकता है कि तुम मेरी तरफ बुढ़ी हो जाओ, और जिस एज में मैं जा रहा हूँ शायद उसी एज में वापस आऊँ। तुम बस अपना ख्याल रखना। इस बात को सुनकर मर्क काफी ज्यादा रोने लगती है और अब यहाँ से कूपर अपने मिशन की ओर निकल जाता है। वो अपने रॉकेट में बैठकर सबसे पहले तो उस स्पेसशिप के अंदर पहुंचती। उस स्पेसशिप के बाद उसके अंदर उसमें से एक छोटा सा स्पेसशिप एक वार्म होल तक पहुंच जाता है। उस वार्म होल का नाम होता है गार्गेंडा, और ये वही वार्म होल होता है जिसके थ्रू वो तीनों बाकी के 3 ग्रह तक पहुंच सकते। और ये वही 3 ग्रह थे जिन पर ऑलरेडी इंसान पहुंच चुका था और वहां से सिग्नल भेज रहा था कि ये दुनिया इंसानों के रहने के लिए लायक है। अब उनकी धरती के जो सबसे करीब प्लैनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लैनेट। और तभी उनकी टीम डिसाइड करती है कि हम सबसे पहले इसी प्लैनेट पर जाएंगे। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये जो प्लैनेट होता है वो वार्म होल के काफी ज्यादा करीब होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। इस ग्रह पर बिताए 1 घंटा हमारी दुनिया के 7 सालों के बराबर होगा। इस प्लैनेट का नाम मिलर्स प्लैनेट इसलिए होता है क्योंकि इनके एक साथी का नाम मिलर होता है, जो कि वहाँ पर सबसे पहले गया था। और जब उसी को बचाने के लिए ये लोग वहाँ पर पहुंचते तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उसका स्पेसयान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और जो मशीन यानी कि जो रोबोट है सिर्फ वही वहाँ पर पड़ा था और उसी का सिग्नल उन्हें बार बार मिल रहा था। वहाँ पर वो देखते हैं कि इस पूरे के पूरे प्लेनेट पर सिर्फ 2 फुट का पानी, ना ही कोई जमीन और ना ही कोई पहाड़। मगर तब भी वहाँ पर एमिली कहती कि मुझे दूर तक कुछ पहाड़ दिख रहे, मैं वहाँ पर जाकर चेक करना चाहती हूँ कि क्या वो सब कुछ हमारी दुनिया के मुताबिक है। जब उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई पहाड़ नहीं बल्कि बड़ी पानी की लहर है जो सीधा उनकी ओर आ रही है। और तब वो एमिली को चिल्लाकर बताता है कि नहीं, तुम वहाँ पर मत जाओ, वापस आओ, वो पानी की लहर है जो हम तक आ रही है। वो तीनों भागकर अपने स्पेस जेट में बैठने की कोशिश करती है, मगर एमिली वहीं पर छूट जाती है। तो वहाँ पर रॉबर्ट भागकर जाता है और उसे बचाकर स्पेस जेट के अंदर लेके जाता है। मगर तब उनका एक साथी वहीं पर छूट जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी उन्हें पता चलता है कि उनके स्पेस जेट के अंदर पानी भर चुका है, उन्हें वो पानी निकालना होगा तभी उनका स्पेस जेट चल पाएगा। लेकिन उन्हें ऐसा करने में पूरे 3 घंटे निकल जाते। और जब वो अपने स्पेस जेट के साथ में वापस से अपने मेन यानी कि जो इंडोरेंस होता है वहाँ पर पहुँचते तो उनका एक साथी जो कि इंडोरेंस के अंदर उनका वेट कर रहा होता है, अब वो पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका है क्योंकि तब तक उन्हें पूरे 23 साल बीत चुके थे। साथ ही वो ये भी बताता है कि मुझे लगा था कि तुम लोग मर गए हो, इसी वजह से मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम वापस भी आओगे। वो बताता है कि तुम्हें यहाँ से गए हुए पूरे 23 साल 4 महीने और 8 दिन बीत चुके। और साथ ही वो ये भी बताता है कि इन पूरे 23 सालों में आप लोगों के लिए काफी सारे मैसेजेस भी धरती से आए हैं, आप चाहे तो उन्हें चेक कर लीजिए। तभी कूपर वहाँ पर अपने मैसेज देखने के लिए जाता है और तब वहाँ पर उसका बेटा टॉम एक मैसेज अपने पिता के लिए भेजता है कि अब मेरी शादी हो गई है और साथ ही मेरा एक बेटा भी है और मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पिता जिंदा है। मगर तब भी कूपर उसकी एज जितना ही होता है और साथ ही यहाँ पर उसने अपनी बेटी मर्क का एक मैसेज भी मिलता है। इतने सालों में मर्क ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रिकॉर्ड किया था और ये मैसेज उसने एक दिन रिकॉर्ड किया होता है
जिस दिन उसका बर्थडे होता है, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि मैं उस दिन आऊँगा जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होगा। अब इस समय पर मर्क की एज भी अपने पिता के बराबर हो चुकी थी और साथ ही में ये भी पता चलता है कि मर्क ने अब प्रोफेसर बैन के साथ काम करना शुरू कर दिया है। अब वो भी उसी नासा के ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ काम किया करती है। अब यहाँ पर ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि बाकी के बचे 2 प्लैनेट में से हमें किस प्लैनेट पर जाना चाहिए। तब वहाँ पर कूपर और साथी डॉक्टर बोलती है कि हमें मेन प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे स्पेस शटल के पास में ही है। मगर तब वहाँ पर एमिली कहती है कि नहीं, हमें एडमिन के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से आया हुआ डाटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर इंसानी जीवन काफ़ी अच्छे तरीके से पनप पाएगा, इसीलिए हमें उसके प्लैनेट पर जाना चाहिए। इंतजार करते करते उनका फ्यूल भी काफ़ी खत्म हो चुका होता है, इसीलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि हम एडमिन के प्लैनेट पर नहीं जा सकते। और तभी उसे मोर्स कोड की थ्योरी याद आती है। मोर्स कोड की थ्योरी में हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी हिलने और या फिर झपकने वाली चीज़ के साथ में अपना मैसेज किसी दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। इस काम के लिए वो किसी घड़ी की टिक टिक या फिर किसी लाइट का ऑन ऑफ या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जिसके क्लिक के साथ हम किसी इंसान तक अपना मैसेज पहुंचा सकते, ये सारी चीज़ें मोर्स कोड के अंदर आती है। और इस थ्योरी को काम में लेते हुए अब कूपर अपनी सारी डेटा, अपने सारे इंफॉर्मेशन को जो घड़ी जो उसने अपने बचपन में अपने बेटी मर्क को दी थी उस घड़ी के सुई के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और अब क्योंकि मर्क भी एक साइंटिस्ट बन चुकी थी, उसे भी मोर्स कोड के बारे में पता होता है। तो जब वो अपने पिता की दी हुई घड़ी को लेने के लिए अपने घर में आती तो उस घड़ी के अंदर उसे टिक टिक कुछ अजीब तरीके से महसूस होती और तब वो समझ जाती कि मेरे पिता कूपर ने मेरे लिए एक मैसेज भेजा है। और फाइनली वो मोर्स कोड की पहेली को सुलझाकर इस पूरे ब्लैक होल के डेटा को एकदम एक्सप्लेन कर देती। वो सारे राज और पहलू सुलझा देती जो कि आज तक प्रोफेसर बैन नहीं सुलझा पाए थे। और ऐसा करने पर जो टीसरी जिसके अंदर कूपर मौजूद था वहाँ पर से वो गायब हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती। तब वहाँ पर वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तो उसे कहते हैं कि आप कूपर स्टेशन पर है। उसे ये लगने लगता है कि उसने पूरी दुनिया को बचा लिया है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर बताती कि कूपर स्टेशन का नाम आपके नाम पर नहीं बल्कि आपकी बेटी मर्क कूपर के नाम पर रखा गया है। उसने ही फाइनली इस ग्रेविटी की थ्योरी पर काम करके हम सभी को बचा लिया। तब वहाँ पर कूपर अपनी बेटी मर्क से मिलने जाता है और तब वो देखता है कि उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है क्योंकि उसके वहाँ पर बिताए गए 3 घंटे यहाँ पर कई साल थे। वो अपनी बेटी से मिलकर काफ़ी खुश होता है और तब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एमिली के बारे में भी उससे पूछता है। तब वहाँ पर मर्क बताती है कि एमिली अब उस ग्रह पर है जहाँ पर उसने जीवन की खोज कर ली है। वो लास्ट प्लैनेट जिसके बारे में आप खोज कर रहे थे, जिसका नाम एडविन्स प्लैनेट था, वो जगह पूरी तरीके से इंसानों के रहने के लिए लायक है। और तब वहाँ पर कूपर अपने स्पेसशिप के साथ उस तीसरे प्लैनेट पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एमिली से होती है और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।